गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर। इस पे आज हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको ये बताया था कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है, और आज से हम लोग चलते हैं अपने फिजिक्स के सिलेबस में अपने चैप्टर की तरफ। तो फिजिक्स का सिलेबस जो है उसमें हमने देखा था कि टोटल हमें 15 चैप्टर पढ़ने हैं, किस पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजें हमने देखा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूरे सिलेबस में से जो फिजिक्स का है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ये क्लास 12 के फिजिक्स का कहा जाए तो बिहार बोर्ड का एक हार्ट है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंस इस ऑप्टिक्स का है हमारे पूरे 12th के सिलेबस के लिए, शायद उतना इंपॉर्टेंट अंक की दृष्टि से किसी दूसरे पार्ट का नहीं रहा है। अकेले इस बार 2023 में इस ऑप्टिक्स से 23 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है, 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अतः ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरी चीज कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो हमारा चैप्टर है वो है ऑप्टिक्स का पार्ट। ये ऑप्टिक्स क्या है? सबसे पहली चीज, ऑप्टिक्स जो है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, भौतिकी की एक शाखा है। भौतिकी क्या है? भौतिकी एक पेड़ है, हमने पढ़ाया था। इस पेड़ में लगभग 8 शाखाएं हैं, जिसको हमें पूरे क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ना होता है। इसमें से इस 8 शाखाओं में से एक शाखा का नाम जो है वो है प्रकाशिकी। ये पूरे फिजिक्स की वो शाखा है, हमारे पूरे फिजिक्स की ये वो शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है कि प्रकाश है तो वो क्या है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होती हैं, प्रकाश क्या कर सकता है, इसके द्वारा कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं हमारे चारों तरफ, हमारे वातावरण में। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं इसे प्रकाशिकी को। और प्रकाशिकी में सबसे पहले प्रकाशिकी कहते किसे हैं? तो प्रकाशिकी भौतिकी की एक शाखा है, क्योंकि फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये किसकी शाखा हुई? भौतिकी की। प्रकाशिकी भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश के पास कौन कौन से गुण होते हैं। अगर हम प्रकाश के गुण की बात करें और पूरे ऑप्टिक्स को हमें अच्छी तरीके से समझने के लिए ऑप्टिक्स को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो इस गुण के आधार पर इसे 2 भाग में बांट दिया गया है, क्योंकि प्रकाश जो इसके पास सबसे बड़ा जो गुण है वो है द्वैत प्रकृति का। द्वैत मतलब होता है 2 तरह। और प्रकाश जो है वो किन चीजों की तरह व्यवहार करता है? तो प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। अब क्वेश्चन ये है कि पूरे ऑप्टिक्स को समझने के लिए हमें इन दोनों गुणों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो दोनों को एक में पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा कठिनाई होती है, इसलिए किया क्या गया कि ऑप्टिक्स को इस गुण के आधार पर 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक प्रकाशिकी की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के कण के गुणों का अध्ययन करते हैं। जब ये मान लेते हैं कि प्रकाश कण है, तो कण है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे। जैसे अगर प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है तो जो भी एक कण कर सकता है उस सब प्रकाश को करना होगा। तो उन सब गुणों का अध्ययन हम लोग अपने भौतिकी की जो शाखा में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं किरण प्रकाशिकी। ये हमारा इसका पाठ 9 होगा, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या है? ये प्रकाशिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के कण के गुणों का अध्ययन किया जाता है। जब हम लोग मान लेते हैं कि प्रकाश एक कण है तो जो कुछ भी कण के पास होना चाहिए वो प्रकाश के पास भी होना चाहिए। जैसे अगर किसी कण को किसी दीवार पर फेंकेंगे तो वहां से वो कण लौट कर आएगा, मतलब कण का परावर्तन होगा, तो निश्चित रूप से प्रकाश का भी परावर्तन होगा। ठीक इस प्रकार से जो भी कुछ कण के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वो सारा किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि जब प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करता है तो जो कुछ भी उसके अंदर गुण होता है उन सभी गुणों का अध्ययन हम प्रकाशिकी की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी हमारे भौतिकी का पाठ 9 है, चैप्टर 9। दूसरा,
हम लोग ये मान के चलेंगे कि प्रकाश तरंग है, ऊर्जा है, और अगर तरंग की तरह प्रकाश व्यवहार करता है तो जो कुछ भी एक तरंग कर सकता है वो सब प्रकाश को करना होगा, जो कि प्रकाश के पास ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो ये अगर हम मान के चलते हैं कि प्रकाश एक तरंग है, तो तरंग होगा तो उसके पास कुछ अलग प्रकार के गुण होंगे। उन सभी गुणों का अध्ययन करने के लिए हम लोग प्रकाशिकी की जिस शाखा का उपयोग करते हैं उसे तरंग प्रकाशिकी कहा जाता है। तो तरंग प्रकाशिकी क्या है? ये भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के तरंग के गुणों का अध्ययन किया जाता है। जब यह मान लिया जाता है कि प्रकाश अगर तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो इसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे, और इन गुणों का अध्ययन करने के लिए हम लोग अपने प्रकाशिकी की जिस शाखा का उपयोग करते हैं उसे तरंग कहा जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहा जाता है। तरंग प्रकाशिकी। सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकाशिकी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, एक किरण प्रकाशिकी, दूसरा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या है? किरण प्रकाशिकी की वो शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के कण के गुणों का अध्ययन किया जाता है। जब मान लिया जाता है कि प्रकाश एक कण है, यानी प्रकाश कणों से मिलकर बना है, तो जब कणों से मिलकर बना है तो जो कुछ भी गुण कण के अंदर होता है उन सभी गुणों का अध्ययन हम लोग अपने प्रकाशिकी की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। ये क्या है? तो ये प्रकाशिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को जब माना जाता है कि प्रकाश एक तरंग है, तो तरंग के अंतर्गत जो कुछ भी गुण इसके अंदर आते हैं उन सभी गुणों का अध्ययन हम लोग प्रकाशिकी की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। तो आज फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या है? किरण प्रकाशिकी को समझने से पहले हम लोग प्रकाश को समझेंगे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट का मतलब क्या है? तो देखिए, कोई भी काम करते हैं हमें तो किसी भी काम को करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए। अगर आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, जैसे भी हम हमारी बातों को आप लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पे सुन रहे हैं तो हमारे अंदर से एक ध्वनि निकल रही है और इस ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हैं। तो आप कोई भी काम करते हैं तो करने के लिए आपको एक ऊर्जा चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखना भी एक प्रकार का कार्य है, और उस कार्य को करने के लिए हमारी आंखों को, हमारे रेटिना को जो एनर्जी चाहिए उस ऊर्जा का ही नाम प्रकाश है। यदि हम यहां पे पूरा अंधेरा कर देंगे तो हमें कोई चीज नहीं दिखाई देगी। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं, प्रकाश के आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो हमें मिलता है प्रकाश से जो बढ़कर प्रकाश किरण। किरण किसे कहते हैं? अब प्रकाश हमने ये समझ लिया ऊर्जा है, तो अगर हम बात करें तो यहां पे इस बल्ब से ऊर्जा निकलकर नीचे आ रही है, तो प्रकाश चलने के लिए उसे एक रास्ता चाहिए। इस ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए, प्रकाश एक बिंदु से निकला दूसरे बिंदु पहुंच गया, तो इस ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए इसे एक रास्ते की जरूरत है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे प्रकाश की रेखा, ये सरल रेखा कैसे हो जाती है, लेकिन यहां पे हम लोग पहले समझ रहे हैं कि किरण क्या है। तो प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने के लिए एक रास्ता चाहिए, समझ में आ रहा है? इस रास्ते को दिखाने के लिए जिस भौतिक राशि का हम उपयोग करते हैं उसे ही किरण कहा जाता है। किरण क्या है? प्रकाश के गमन पथ को, यानी कि इस रास्ते से होकर प्रकाश जा रहा है उस रास्ते को दिखाने वाली रेखा, प्रकाश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के स्थानांतरण को दिखाने वाली रेखा किरण कहलाती है। यानी कि किरण क्या है? प्रकाश के गमन पथ को दर्शाने वाली रेखा किरण कहलाती है। और इसे तीर चिन्ह हमने इसलिए लगा है ताकि हम किरण की दिशा को दिखा सके कि किरण किस दिशा में जा रही है। यानी कि अगर हमारा एरो का चिन्ह इधर है, मतलब किरण ए से बी की ओर जा रही है, अगर एरो का चिन्ह है तो किरण बी से ए की ओर आ रही है। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, उन सभी गुणों का अध्ययन एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहां पे हमने देखा सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है।
इस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की ऊर्जा चलती है। इस ऊर्जा को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये बिना किसी माध्यम के भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच सकती है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे गमन करने के लिए किसी प्रकार के कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है, किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर माध्यम नहीं भी है तो ये ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इजिली स्थानांतरित हो जाती है। अब देखेंगे इसके इस गमन पथ को, यानी कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, इस ऊर्जा के स्थानांतरण को व्यक्त करने के लिए जो रास्ता बनता है, उस रास्ता को दिखाने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उस रेखा को ही किरण कहा जाता है। यानी कि ये अब क्या हो गया, किरण हो गई। किरण का मतलब क्या है, ये दिखा रहा है कि प्रकाश इसी रास्ते से होके जा रहा है। तो प्रकाश के गमन पथ को दर्शाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। अब किरण से बनता है किरण पुंज, किरण से बनता है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, तो किरण एक थी, देखो पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब क्या है, समूह, और किरण हमने समझ लिया प्रकाश के गमन पथ को दर्शाने वाली रेखा। तो इन रेखाओं के समूह को ही, इन रेखाओं के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। तो हमारा टॉपिक होगा क्या, किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या है, तो किरण पुंज का मतलब बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज क्या है, पुंज का मतलब समूह होता है और किरण का मतलब प्रकाश के गमन पथ को दर्शाने वाली रेखा, यानी कि इन रेखाओं के समूह को, पुंज का मतलब क्या होता है, समूह, इन रेखाओं के समूह को, इन रेखाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब देखेंगे ये रेखाएं इस प्रकार है, ये रेखाओं का समूह हो गया। तो ये अकेले है तो ये किरण था, ये अकेले है तो ये क्या था, किरण। लेकिन ये पूरा ग्रुप आ गया तो इस ग्रुप को क्या नाम देंगे, किरण पुंज। इस पूरे ग्रुप को क्या नाम देंगे, किरण पुंज। अब देखिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन किरण पुंज में जो किरणों का समूह बन रहा है वो किस प्रकार का बन सकता है, वो कोई जरूरी नहीं कि प्रकाश की किरणें ऐसी ही हो। उस समूह में प्रकाश की किरणों को किसी भी तरह से रखा जा सकता है। वह किरणें जो समूह में बनी हुई हैं वो किसी भी प्रकार से रह सकती है। मूलतः वो किरण समूह के अंदर तीन प्रकार से रहती है। पहला, वो किरण समूह में किसी एक बिंदु पर इस तरह से मिलती हुई प्रतीत हो गया, ऐसा लगेगा कि वो एक बिंदु पर मिल रही है। तो प्रकाश की किरण यदि किसी एक बिंदु पर इस प्रकार से मिलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, पहले हमने ये देखा। किरण क्या है, किरण प्रकाश के गमन पथ को दर्शाने वाली रेखा किरण कहलाती है। किरण पुंज क्या है, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज का प्रकार निर्भर करता है कि ग्रुप के अंदर प्रकाश की किरणें कैसी स्थिति में है। अगर उस ग्रुप में, उस समूह में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, या आती है या आती हुई प्रतीत होती है, या मिल जाती है, तो यहां पे जो प्रकाश की किरणों का ग्रुप है, इस प्रकार के ग्रुप को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ये एक बिंदु पर आकर मिल रही है, कॉन्वर्जेंट। यही अगर हम कहेंगे कि किरणों के समूह में, यानी कि किरण का ही समूह है लेकिन प्रकाश की किरण जो है वो इस समूह में इस प्रकार से है, एक किरण ऐसे है, दूसरी किरण ऐसे है, तीसरी किरण ऐसे है, यानी कि ये प्रकाश की किरणें इस समूह में देखिए फैल रही है। तो अगर प्रकाश की किरणें समूह में फैलती हुई नजर आ रही हैं या फैलती हुई रहेंगी तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज है, प्रकाश की किरणें इस ग्रुप में फैलती हुई नजर आ रही हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग अपसारी कहते हैं। ये प्रकाश की किरणें उस समूह में एक बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है तो इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा जो आता है वो होता है समानांतर किरण पुंज। मतलब
किरणों का वैसा समूह जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समान अंतर पर होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं समानांतर। यहां पे प्रकाश की किरणें एक दूसरे के एकदम समान अंतर पे होंगी तो इसे हम लोग कहेंगे समानांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज के मुख्यतः 3 प्रकार हो गए। किसी भी समूह में किरणें जो होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। एक, वो किरणें समूह में समानांतर हो सकती हैं। दूसरा, वो समूह में एक बिंदु पर एकत्रित होंगे। तीसरा, वो किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होगी। तो अगर वो प्रकाश की किरण ग्रुप के अंदर समानांतर होंगी तो इस प्रकार के किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज। अगर वो समूह में एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज। अगर किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होगी तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज। तो यह मुख्यतः यह 3 प्रकार के किरण पुंज हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबका निर्माण कैसे होता है। जैसे यहां पे देखेंगे हम लोग कि ये प्रकाश की किरण है, समानांतर किरण है और ये समानांतर किरणों का एक समूह हो गया। इसके सामने अगर एक हम उत्तल लेंस लगा दें, इसके सामने अगर हम एक उत्तल लेंस लगा दें इस प्रकार से, ये किरणें हैं और इन किरणों के सामने हमने एक उत्तल लेंस इस प्रकार से लगा दिया तो जैसे ही प्रकाश की किरणें इस लेंस से बाहर निकलेगी इस बिंदु पर आकर मिल जाएगी अपवर्तित होने के पश्चात। तो यहां पे समानांतर किरण पुंज बना, लेकिन यहां पर यह प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही है, यहां पे अभिसारी किरण पुंज बना। यहां पे कौन सा किरण पुंज बन गया? अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोगों ने देखा यहां पे कि उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी कि यह किस प्रकार के किरण पुंज को उत्पन्न करेगा? अभिसारी किरण पुंज को उत्पन्न करेगा। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किरण पुंज के बाद जो मुख्य बिंदु हम लोग को समझना होता है वो है परछाई। परछाई क्या है? तो परछाई के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। शैडो, शैडो का मतलब क्या होता है? जब भी प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, किसी अवरोधक पर, अवरोधक मतलब जो प्रकाश की किरण को रोक दे, इस अवरोधक पर यदि प्रकाश की किरण आपतित होती है तब प्रकाश की जो किरणें हैं इसके किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया के रूप में फैल जाती है। जो प्रकाश की किरणें हैं वो जो ज्यामितीय छाया के रूप में फैलती है, प्रकाश की किरण, ये एक अवरोधक है, इस पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। जैसे ही प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो ये प्रकाश की किरणें इसके अवरोधक से मुड़कर ज्यामितीय छाया के रूप में इस प्रकार से फैल जाती है। तो यहां पे जो ज्यामितीय छाया के रूप में फैलती है उस छाया को ही हम लोग यहां पे परछाई कहते हैं। यानी कि जैसे ही प्रकाश की किरण किसी अवरोधक पर आपतित होती है तब इस अवरोधक के एक काले रंग की आकृति यहां पे दिखाई पड़ती है। इस काले रंग की आकृति को ही इस अवरोधक की परछाई कही जाती है। ये परछाई बनाने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले परछाई के लिए स्रोत होना चाहिए कि कहां से प्रकाश की किरण बाहर निकल रही है, यानी कि सोर्स। दूसरी चीज, परछाई बनाने के लिए एक अवरोधक होना जरूरी है जो प्रकाश की किरण को रोक सके, यानी कि एक अवरोधक, कोई ओपेक मटेरियल। और तीसरा, उस परछाई को प्राप्त करने के लिए एक पर्दा चाहिए जिसे हम लोग स्क्रीन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा, पर्दा। तो एक परछाई को बनाने के लिए 3 चीजें का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्रोत होना चाहिए जिससे प्रकाश की किरण बाहर निकल रही है। उसके बाद अवरोधक होना चाहिए जिस पर प्रकाश की किरण गिरती है। और तीसरा, पर्दा होना चाहिए जिस पर परछाई का निर्माण होता है। इन तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से परछाई नहीं बनेगी। सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि स्रोत अगर नहीं है तो परछाई बनेगी नहीं, और जब तक प्रकाश की किरण किसी अवरोधक पर आएगा ही नहीं तो परछाई बनेगा कैसे। दूसरी चीज, अगर हम कहते हैं अवरोधक, यदि अवरोधक ही नहीं है तो परछाई बनेगा किसका।
और तीसरा पर्दा, यदि पर्दा ही नहीं है तो परछाई बनेगा किस पर, यानी कि एक परछाई को बनाता है, एक जिसके कारण परछाई बनता है, और दूसरा यहां पे जो पर्दा है ये अगर नहीं रहेगा तो परछाई किस चीज पर बनेगा, यानी कि जो वस्तु चाहिए जिस पर हमें परछाई को बनाना है तो वो है हमारा पर्दा। और इन तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी परछाई के लिए। अब परछाई के मुख्यतः दो भाग होते हैं, परछाई के मुख्यतः दो भाग होते हैं। परछाई का एक भाग होता है जिसे कहा जाता है छाया, और परछाई का दूसरा भाग होता है जिसे कहा जाता है उपछाया। परछाई के दो भाग होते हैं, एक परछाई का भाग होता है छाया और दूसरा परछाई का भाग होता है उपछाया। छाया किसे कहते हैं और उपछाया किसे कहते हैं, दोनों चीजों को देखेंगे, छाया क्या है और उपछाया क्या है। तो दोनों को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग अपने इससे। परछाई के मुख्यतः कितने भाग हो गए, दो, एक हो गया छाया और दूसरा हो गया उपछाया, हम लोगों ने ये देखा। अब देखेंगे छाया क्या है और उपछाया क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये चंद्रमा है। तो सूर्य के प्रकाश की किरण जो है ये एकदम पृथ्वी पर आ रही है, और ये प्रकाश की किरण जो है ये बाहर जा रही है यहां से इस प्रकार से। ये जो इसका एकदम डार्क रीजन है, ये वाला जो डार्क रीजन है, ये वाला रीजन, यही रीजन जो है ये छाया है। तो हम लोग कहेंगे कि ये पृथ्वी की छाया है। अब दूसरा ये देखिए जो ये व्हाइट वाला रीजन है, ये जो सफेद हो गया है रीजन, ये जो रीजन है ये उपछाया होता है, यानी कि ये वो बिंदु होता है, ये वो क्षेत्र होता है जहां पे प्रकाश की किरणें अंशतः पहुंच जाती है। और ये वाला भाग जो होता है ये एकदम डार्क होता है, काला होता है, जहां पे प्रकाश की किरणें एकदम नहीं पहुंच पाती है। तो जहां प्रकाश की किरणें थोड़ा सा पहुंच जाती है वो वाली जगह थोड़ी सी सफेद हो जाती है, अंशतः पहुंच जाती है वो वाली जगह पूरी सफेद हो जाती है। और जहां प्रकाश की किरण एकदम नहीं पहुंचती है वो वाली जगह जो होती है पूरी तरह से काली होती है। तो ये वाला जो जगह होगा इसे हम लोग, ये ब्लैक वाला जो रीजन है इसे हम लोग छाया कहेंगे, और ये जो व्हाइट वाला रीजन है इसे हम लोग उपछाया कहेंगे। ओवरऑल ये दोनों मिलकर ये पूरा जो है ये पूरा परछाई है, ये पूरा परछाई है। परछाई के दो भाग हो गए, एक छाया और एक उपछाया। तो जो एकदम काला रीजन होता है, देखेंगे यहाँ पे जो काला रीजन होता है एकदम, उसे हम लोग कहते हैं छाया। यहाँ पे जो ब्लैक वाला रीजन है ये है छाया, और ये जो व्हाइट वाला रीजन है इसे कहा जाता है उपछाया। अब इन दोनों का जो संयोजन है उसी को हम लोग कहते हैं उस वस्तु के परछाई। समझ में आ गया। तो परछाई के मुख्यतः हमने दो भाग को देखा, परछाई का एक भाग छाया हो गया, एक भाग उपछाया हो गया। इसके अंतर हम लोग समझ भी रहे हैं कि जहां प्रकाश की किरण एकदम नहीं पहुंच पाती है, यानी कि वहां पे प्रकाश की किरण पहुंचती ही नहीं है, उसी को हम लोग छाया कहते हैं। छाया पूर्ण रूप से काला होता है। और दूसरा है उपछाया। उपछाया किसको कहते हैं, तो जहां प्रकाश की किरण अंशतः पहुंच जाती है, कुछ प्रकाश की किरणें जहां पर पहुंच जाती है उसे हम लोग उपछाया कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि क्या कारण है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं, जो आसमान में आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज हैं, छोटे छोटे पंछी हैं, उनका क्या कारण है कि जमीन पर परछाई हमें नहीं दिखाई देती है। वो आकाश में उड़ते हैं लेकिन उनकी परछाई जमीन पर नहीं बनती है। तो देखिए उसका आंसर है कि परछाई तो बनती है लेकिन परछाई का ये वाला रीजन जो होता है ये नहीं बन पाता है, केवल परछाई का ये रीजन बनता है। यानी कि अगर प्रकाश स्रोत, हम लोग दो चीजों की बात करते हैं, अगर प्रकाश स्रोत है हमारे पास, दूसरा वस्तु है हमारे पास, और तीसरा स्क्रीन है हमारे पास, यहां पे तीन गो चीज है। समझ आ रहा है। एक हमारे पास प्रकाश स्रोत हो गया, दूसरा हमारे पास वस्तु हो गई, और तीसरा हमारे पास यहां पे पर्दा हो गया। यहां पे अगर देखेंगे, अगर हम लोग इसको समझें तो पर्दा और वस्तु के बीच की दूरी अगर बहुत ज्यादा अधिक है, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस समय इस पर्दे पर इस वस्तु के केवल उपछाया का प्रमाण मिलता है, छाया का प्रमाण नहीं मिलता है। यानी कि ये पूरा हमको दिखेगा कि व्हाइट व्हाइट ही है, यहाँ पे डार्क जो रीजन है बहुत कम नजर आता है, नहीं नजर आता है। तो केवल उपछाया का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप आकाश में उड़ते हुए जो पक्षी होते हैं या आकाश से कोई एरोप्लेन गुजरती है उसकी परछाई जमीन पर नहीं बनती। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, जैसे ही ये प्रकाश स्रोत ये वस्तु और पर्दा के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, जैसे ही पर्दा और वस्तु के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, इस पर्दे की छाया यहाँ पे बनने लगती है और परछाई हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये है परछाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने परछाई के बारे में पढ़ा, प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ा, प्रकाश के बारे में पढ़ा, किरण पुंज के बारे में पढ़ा, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो प्रकाश का परावर्तन होगा। और प्रकाश के परावर्तन में हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है, कैसे होता है, क्या उसके नियम हैं, इन सभी चीजों को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।